तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी चिकित्सा से जुड़ी संस्था, एक नामचीन संस्था जिसने दशकों तक मानव सेवा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मिसाल कायम की, लेकिन एक विवाद जिसने सुर्खियों में इस अस्पताल को लेकर आया, सारे इतिहास के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा निजी अस्पताल एमएमआई। गरीब मरीजों को इलाज की सुविधा मुहैया कराने के लिए अस्पताल खोलने के लिए एमएमआई की स्थापना की गई थी, लेकिन साजिश के तहत अब कई सालों से जुड़े इनके डायरेक्टर को हटाकर एमएमआई अस्पताल को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। नियम कायदों को ताक पर रखकर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े निजी अस्पताल को 29 जुलाई को दिन दहाड़े हाईजैक करने की कोशिश हुई। यहां के डायरेक्टर रूम और अकाउंट सेक्शन का ताला तोड़कर कब्जे की कोशिश हुई। यही नहीं, कब्जा करने वालों ने अब इसके 70 डायरेक्टरों को भी मानने से इनकार कर दिया है, जबकि एमएमआई अस्पताल परिसर में इस बोर्ड में शामिल ये वो 70 लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे लगाकर अस्पताल को इस मुकाम तक पहुंचाया है। शुरू से ही एमएमआई के डायरेक्टर रहे सदस्य बताते हैं कि दान में पैसा देने वाले सभी लोगों को संस्था में शामिल कर डायरेक्टर का पद दिया गया। एमएमआई के अंदर में 70 डायरेक्टर हैं और ऑफिशियली 70 है। उसी के आधार पे जो है वो हॉस्पिटल खड़ा किया गया था। सबसे पहले जो है वो ये प्लानिंग थी कि 1 लाख रुपए लेकर के छोटा सा नर्सिंग होम जैसा बनाना है, लेकिन बाद में जो है वो जब लोग जुड़ते गए तो उसके बाद जो है वो ये प्लानिंग हुई कि इसके अंदर में जो है वो ज़्यादा पैसे आने लगे तो बड़ा हॉस्पिटल जो है बना दिया और सबको 70 लोगों को डायरेक्टर बनाने के हिसाब से। लेकिन जब एमएमआई अस्पताल पर कब्जे की साजिश हुई तो सारे नियम कायदे भुला दिए गए। साथ ही शासन और प्रशासन को गलत सूचना देकर गुमराह करने की कोशिश की गई, जबकि कई बार एमएमआई अस्पताल के डायरेक्टर्स की लिस्ट शासन प्रशासन को महेंद्र धाड़ीवाल ने अपने दस्तखत के साथ सौंपी है। इन दस्तावेजों में बतौर तत्कालीन सचिव खुद महेंद्र धाड़ीवाल ने एमएमआई के 66 डायरेक्टर्स की जानकारी दी है। एमएमआई के प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव हुआ तब पदाधिकारियों की सूची शासन को भेजी गई थी। इसके अलावा भी पिछले 25 साल से इनकी उपस्थिति में एजीएम कार्यकारिणी मीटिंग और ऑडिट भी होता रहा है। इन्हीं डायरेक्टर में से कई सदस्य अलग अलग समय पर अध्यक्ष भी बने हैं। मिनट्स में भी डायरेक्टरों की लिस्ट है जिसमें शामिल नामों को अब डायरेक्टर मानने से इनकार कर उनकी सदस्यता खत्म बता रहे हैं। सवाल यह है कि क्या खुद अपनी ही दी गई जानकारी को गलत बताकर महेंद्र धाड़ीवाल एमएमआई पर कब्जा करना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हमारे साथ में आज अस्पताल प्रबंधन से जुड़े डायरेक्टर भी हैं और कुछ डायरेक्टर्स को आज हम आपके साथ में मिलवाएंगे IBC 24 के इस मंच पर। चलिए बिना देर किए मैं उनका परिचय आपसे कराता हूं। आज हमारे साथ में मौजूद हैं राकेश लोढ़ा साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो अस्पताल के डायरेक्टर्स में एक हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं आज श्याम सुंदर मोथा साहब, मौजूद हैं हमारे साथ में वीरेंद्र गोयल जी, नमस्कार सर आपको। इसके अलावा मौजूद हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं ईश्वर अग्रवाल जी, विजय बोथरा जी जो कि कोषाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं, और राम अवतार अग्रवाल जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं, वीरेंद्र गोयल जी हमारे साथ में मौजूद हैं, और साथ में मौजूद हैं इन सारे पूरी बॉडी के साथ साथ जितने लोगों को, ईश्वर अग्रवाल जी भी हमारे साथ में, राकेश लोढ़ा जी भी हमारे साथ में, प्रहर्ष अग्रवाल जी भी हमारे साथ में जुड़े। सर नमस्कार आप सबको। और आप सबके परिचय के साथ साथ उस शख्सियत को भी आपसे मिलवा दें, आदरणीय सुरेश गोयल जी जो कि अध्यक्ष हैं और फाउंडर मेंबर हैं एमएमआई अस्पताल के, जो शुरू से लेकर अब तक इस अस्पताल की नींव से लेकर आज तक की गतिविधियों में एक पालक की भूमिका निभाते रहे। सर नमस्कार आपको। आप सबसे एक ही सवाल है कि इतनी नामचीन संस्था, इतने जिम्मेदार लोग, इतने वरिष्ठ नागरिक
आखिर विवाद कहां से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? नवल अग्रवाल साहब, जिस तरीके से ये सारा पूरा कुछ प्रकरण शुरू हुआ, जिस तरीके से ये सारी बातचीत शुरू हुई, ऐसा लगा कि अचानक से कुछ विवाद की वजह आई। क्या हुआ आखिरकार 29 तारीख को और क्यों हुआ? हमें ये सूचना मिली कि एमएमआई के 61 डायरेक्टरों को अयोग्य घोषित किया गया है। इस संबंध में मैं गोयल जी से, जो कि संस्था के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं और फाउंडर मेंबर भी हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमें किस कारण अयोग्य घोषित किया गया, क्योंकि हमसे आप 25 साल पहले आए थे और उसमें सहयोग मांगा था आपने कि डायरेक्टर आप बनेंगे करके, और जब से मैं डायरेक्टर हूँ, संस्था की हर मीटिंग मैं अटेंड करता हूँ, मेरे साइन होते हैं, मेरे को डायरेक्टर का पद, मेरे बोर्ड में मेरा नाम लिखा हुआ है, तो आज किस कारण से मुझे अयोग्य घोषित किया गया, इस बात को मैं गोयल जी से पूछना चाहता हूं। जी, कैसे? पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोगों ने केवल तस्वीर देखी, हुआ क्या 29 को आपको कैसे पता चला? जो हरकत हुई, जो कैमरे में कैद हुई, वो बाद में नजर आई, लेकिन कहाँ आपको पता चला कि ऐसा अचानक से हुआ कि इतने सारे डायरेक्टर्स को अमान्य किया? हमने जो है ना टीवी में भी न्यूज़ देखी कि भैया ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में जो है ना ताला तोड़ के जो है बलात् प्रवेश किया गया और कब्जा की कोशिश की गई, जो कि एकदम निंदनीय है। और 61 डायरेक्टर को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अयोग्य घोषित किया गया है। ये सूचना हमें पत्र के द्वारा अध्यक्ष महोदय के द्वारा। राकेश जी, क्या जो 29 तारीख को अचानक से ये घटनाक्रम घटा, इसके पहले कोई पृष्ठभूमि है? इसके पहले कोई आपत्ति उनकी ऐसी रही है आपको या तमाम डायरेक्टर्स को जरा भी भनक लगी कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है? ऐसा कुछ भनक नहीं लगा, ये चल रहा था कि हो रहा था, बाकी ऐसा भनक नहीं था कि ऐसा निंदनीय कार्य हो जाएगा कि अचानक वो आएंगे और ताला तोड़ लेंगे। क्या मंशा है इसके पीछे? कौन है इसके पीछे? अब इसके पीछे नाम से तो किसी को बता नहीं सकता, बाकी ये है कि महेंद्र धारीवाल है, रेखचंद जी है, ऐसे लोग हैं जो अगेंस्ट में थे और कब्जा करने के उसमें थे वो। श्याम सुंदर जी, आप भी लंबे वक्त से जुड़े रहे, इतने वरिष्ठ नागरिक हैं, सभी लोग सुलझे हुए हैं, सभी लोग सेवा भाव से इस संस्था से जुड़े, शुरुआत की इसकी, इतना नाम इस संस्था ने कमाया। क्या आपको लगता है चंद लोगों का स्वार्थ या चंद लोगों की महत्वाकांक्षा इस पर हावी हो रही है आज की तारीख में? हाँ, ये चंद लोगों की महत्वाकांक्षा के कारण ही ये संस्था को हानि पहुंच रही है, क्योंकि सब लोग सेवा से जुड़े हुए हैं, परंतु उन लोगों ने कि ताकि हम ये संस्था के 11 लोग ही चलाएं और दूसरे लोग इसमें सहयोग न दें और हमारी जो इच्छा है मन की वो हमारी पूर्ति हो रहा है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार से सरकार में आवेदन लगा के कि हम फाउंडर मेंबर है, बाकी सब मेंबर नहीं है, और हमारी मेंबरशिप उन्होंने आवेदन लगा के सेक्रेटरी से मार्फत ऑर्डर करके हमारी मेंबरशिप कैंसिल करा दी उन लोगों ने। ये निंदनीय कार्य है। लेकिन हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, क्या आपको लगा कि इसके लिए भी कोई प्रक्रिया है? क्योंकि ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, तो कोई प्रक्रिया का पालन किया गया या एक मनमानी वाला रवैया चल रहा है? नहीं, कोई प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, सिर्फ मनमानी रवैया चल रहा है इन्होंने सरकार शासन को गुमराह करके, जबकि इनके हाथ से ही लिस्टें भेजी गई है कि हम इतने मेंबर हैं हमारे एमएमआई के, परंतु इन्होंने शासन को गुमराह किया और कि सदस्यता उन्होंने हमको फॉर्म सिर्फ आए थे और मेंबर बोले आप बन जाइए, सहयोग दीजिए, हम लोग आपको ट्रस्टी बनाएंगे, परंतु उस समय हमें इतनी जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने हमसे फॉर्म भर के हमको सदस्यता दी नहीं और हमने उसके बारे में कभी पूछा नहीं, क्योंकि हमको बराबर बुलाया जाता था, बराबर हम मीटिंग में आते थे, दस्तखत करते थे। अचानक इन्होंने कह दिया कि आपको सदस्यता नहीं दी गई है, इसलिए आप मेंबर नहीं हैं। और कोई कारण वगैरह भी आपको इसका कोई बताया नहीं? क्योंकि प्रक्रिया में आपको ये बताना पड़ता है कि अगर आप किसी संस्था में हैं, जिम्मेदार पदों पर हैं, आप सभी अलग अलग पदों पर रहे हैं, अगर अस्पताल के भीतर कुछ भी होता है तो लोग समझेंगे कि इनमें कहीं ना कहीं आपकी सहमति है। नहीं, हमें इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं गया इन्होंने। जी, चलिए, हमारे साथ वीरेंद्र गोयल जी भी। वीरेंद्र जी, कुछ लोग हैं जिनकी महत्वाकांक्षा तो तय है, क्या ये लोग पहचान लिए गए? क्योंकि 72 में से 61 को आप अमान्य अचानक कर दें बिना किसी वजह, बिना किसी प्रक्रिया, कौन कौन इसमें शामिल हैं? उनको एक्सपोज करने की जिम्मेदारी भी उन तमाम लोगों की बनती, क्योंकि एक सेवा से जुड़ी संस्था है, स्वास्थ्य से जुड़ी संस्था है। पुनीत जी, ये बहुत क्लियर है कि जब हम लोगों को मेंबर बनाया गया या जब हम लोगों से ये सहयोग लिया गया,
उस मोमेंट में हम लोगों को ये बताया भी नहीं गया था कि इसमें कोई फाउंडर मेंबर सर की कोई व्यवस्था है, एंड बाकी जो मेंबर हैं वो अलग से मेंबर इसमें रहेंगे। ये तो अचानक से जो ये अभी ऑर्डर आया है उसमें हम लोगों को ये मालूम पड़ा है कि भाई इसमें फाउंडर मेंबर की कैटेगरी एक अलग है और बाकी मेंबरों की कैटेगरी अलग है। हम वर्तमान जो अध्यक्ष हैं श्री सुरेश गोयल जी, उनका आभार भी व्यक्त करेंगे कि कम से कम इस ऑर्डर आने के बाद भी वो हम मेंबरों के साथ में खड़े हैं। सो कॉल्ड ऑर्डर आने के बाद में आज हमको ये बोला जा रहा है कि हम मेंबर नहीं हैं, लेकिन ये हमारे साथ खड़े हैं क्योंकि जब सहयोग लेने आए थे उसमें अग्रणी रूप में श्री सुरेश गोयल जी थे, महेंद्र धाड़ीवाल जी थे, रेखचंद लुनिया थे, इसमें सो कॉल्ड हरक जैन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। इन लोगों ने उस समय हम लोगों से ऐसा कहीं कुछ भी नहीं बताया कि इसमें मेंबरों में एक कोई कैटेगराइजेशन है। इन्होंने यही बोला था कि सब मेंबर बराबर हैं और सबके सहयोग से एक अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण होगा, समाज की सेवा होगी, सभी लोगों की व्यवस्था होगी। हमको पर्टिकुलरली अगर मेरा सोचना अगर आप समझना चाहें तो मेरे को लगता है कि इसमें निहित कुछ लोग हैं जैसे महेंद्र धाड़ीवाल हैं, इन लोगों का स्वार्थ बीच में आ रहा है। कहीं ना कहीं इनका मोटिव जो पहले था उस मोटिव से हट चुके हैं, ये पैसे के प्रति आकर्षित हो गए हैं और ये चाह रहे हैं कि ये संस्था पे कब्जा करके हम कैसे भी करके यहाँ से हम सेवा के बजाय अपना घर पूरा करें। इसमें महेंद्र धाड़ीवाल जी बोल लीजिए, रेखचंद जी लुनिया बोल लीजिए या हरक जैन जी बोल लीजिए, ये सब लोग हैं। एंड ये ऑर्डर आने के बाद में हम लोगों को भारी तकलीफ भी हुई है कि समाज में अगर इस टाइप का इंस्टांस आएगा तो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं या जो समाज में सेवा करना चाहते हैं ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो अपने को ठगा महसूस करेंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी भी हमारे साथ में। आप जैसे वरिष्ठ नागरिक और जिन्होंने इतने लंबे समय तक सतत सेवा के कार्य को किया, क्या ये सीधे तौर पर एक तरह से चीटिंग करने की कोशिश की जा रही है और कुछ लोग ऐसा लगता है कि हावी होने का प्रयास कर रहे हैं? जो उनसे सहमत है वो उनके साथ है और उनको मान्यता है, जो उनसे सहमत नहीं है, जो उनके कामों को सपोर्ट नहीं करता, उल्टे सीधे कामों को, वो अब बाहर चला जाए या उसे वो अमान्य करार देंगे? क्या कुछ इस तरह की हरकत है? पुनीत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुझे याद आता है जब एमएमआई की स्थापना हो रही थी उस समय पे हमारे आदरणीय सुरेश गोयल जी, महेंद्र धाड़ीवाल जी, रेखचंद जी लुनिया ये सब आए थे। इन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हम रायपुर शहर में एक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा को विकसित करें, इसलिए एक निजी अस्पताल की स्थापना करें। इसीलिए हमने उनको सहयोग दे करके डायरेक्टर का पद लिया था। उस दिन हमें कहीं नहीं जानकारी दी गई थी कि डायरेक्टर्स के अंदर कोई कैटेगरी है। आज ये कहाँ से कैटेगरी आ गई ये हमें जानकारी नहीं है। मेमोरेंडम में क्या लिखा गया था ये हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन जो फॉर्मेलिटी उस टाइम पे करवाई गई थी वो हमने सब पूरी की थी। इसके बीच में कई बार बैठकें हुई है। प्रतिवर्ष जो सही सहकारिता के अंतर्गत नियमानुसार रिटर्न दाखिल किए जाते हैं वो भी सचिव की हैसियत से श्री महेंद्र धाड़ीवाल ने दाखिल किए थे और उनके अंदर उस समय के वर्तमान डायरेक्टरों की पूरी सूची प्रस्तुत की गई है। क्या वो सूची गलत थी जो आज ये केवल 11 लोगों की सूची दे रहे हैं? क्या इस इतने साल जो रिकॉर्ड दिए गए वो अमान्य है? इन सब के ऊपर देखना चाहिए। हम सब जन सामान्य की सुविधा के लिए, सेवा के लिए इसे जुड़े हुए हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। हम लोगों ने केवल समाज के लिए काम किया है। अपना धन, अपना समय, अपनी बुद्धि दे करके समाज की सेवा की है। आज अचानक क्यों हम लोगों को अमान्य, अयोग्य करार दिया गया है, समझ से परे है। इसमें तो केवल एक ही बात समझ में आती है कि कुछ 11 लोगों के बीच में भी कुछ लोगों का ऐसा निजी स्वार्थ है जिसके तहत वो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। हमारे माननीय सुरेश गोयल जी इस बात से दुखी हैं कि जब मैंने जो कमिटमेंट लोगों को दिया है आज वो कमिटमेंट खराब हो रहा है, फेल हो रहा है, वो नज़र नहीं मिला पा रहे हैं हम लोगों से। तो मेरा एक अनुरोध उन लोगों से भी है कि सभी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए
जो उन्होंने वायदे किए हैं उनको पूरा करें, समाज की सेवा करें। समाज की सेवा का अधिकार केवल उनका नहीं है, सबका है, और हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं और हम सब सेवा करते हैं। आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, तजुर्बा रहा है, और जितनी जानकारी हमारे पास में, कई मीटिंग्स में आप लोग शामिल हुए हैं, और कई बार जो आज बलात् कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं चंद लोग, कतिपय लोग, उन लोगों ने कई बार आप लोगों की रिटर्न जानकारी खुद अपने सिग्नेचर के साथ में भेजी है। आज अचानक से उन्होंने दस्तावेज में कुछ ही नाम भेजे हैं, बाकी के नाम हटा दिए। क्या इसकी जानकारी प्रॉपर तरीके से सदस्यों को दी, या कैटेगराइज होने की जानकारी प्रॉपर सदस्यों को दी? ऐसी कोई जानकारी कभी नहीं दी। 1 वर्ष पूर्व इस प्रकार की एक जानकारी हमारे नजर में आई थी कि इन्होंने इस प्रकार का कोई केस किया है। हाई कोर्ट के अंदर कोई केस लंबित था, उसकी जानकारी पूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये चल रहा था। आज राज्य शासन ने भ्रामक जानकारी के आधार पर इस प्रकार का एक निर्णय दिया है। उस निर्णय में भी कहीं ये उल्लेख नहीं है कि अस्पताल में ताला तोड़ करके, कटर से ताला काट करके कब्जा लिया जाए, ऐसा किसी प्रकार के आदेश में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने अस्पताल के अंदर आकर के तोड़फोड़ की, कब्जा किया, ताला तोड़ करके किया। हमारे जो सचिव हैं श्री रामोतार जी अग्रवाल, उनके ड्रावर को तोड़ा गया, उसमें जो कैश रखा गया था वो भी गायब है। तो इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन ने उनको कहीं नहीं कहा कि आप कब्जा इस प्रकार से लीजिए। उन्होंने कब्जा इस प्रकार से क्यों लिया, ये चिंतन का विषय है। चलिए, ये चिंता की बात है। और एक चिंता की बात और है, व्यवहारिक पक्ष के ऊपर में ईश्वर अग्रवाल जी भी, वन ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ईश्वर अग्रवाल जी, चूंकि ये मानव सेवा से जुड़ी, स्वास्थ्य से जुड़ी, चिकित्सा से जुड़ी एक बहुत बड़ी यूनिट है, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक वरदान की तरह रही है अब तक। इसने कई कठिन वक्त में कई सारे पेशेंट्स को ठीक किया है। अब वो पेशेंट्स भी जानना चाहते हैं कि ये जो माहौल है, इलाज पर असर पड़ेगा, डॉक्टर्स पर पड़ेगा, स्टाफ पर पड़ेगा, सबके समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, वो भी वरिष्ठ लोगों के बीच में। तो ये जो बुरा असर है, जो नेगेटिव असर है, ये पूरे अस्पताल की ख्याति खराब करेगा। इसमें अस्पताल की पूरे खराब हुआ, लोगों को जानने में भी डर लगेगा, कैसा इलाज होगा, क्या हुआ। डॉक्टर लोग भी ऐसे घबराए हुए हैं कि पता नहीं कैसा हो जाए, जब ताला तोड़ लिया जाता है, हम लोग को क्या होगा, कैसा होगा, इसलिए वो इलाज में भी थोड़ा ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये मेरा सोचना है कि अस्पताल में पेशेंट भी बहुत कम जाएंगे और अस्पताल कम चलेगा। जिस ढंग से हरकत हुई है, इससे लोगों के मन में भय पैदा हो गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा करके। जी, हमारे साथ विजय बोथरा जी हैं, कोषाध्यक्ष इस संस्था के हैं, और ये एक ऐसी संस्था रही है विजय जी कि जिसके बारे में कहा गया कि सेवा ही इसका इकलौता उद्देश्य रहा। लेकिन अब इसका उद्देश्य ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी जो इसके नाम की बन गई, जो इसका एक ख्याति दूर दूर तक फैल गई, इस नाम का कैसे अपने लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। क्या इसमें नियमों को तो तोड़ा मरोड़ा जा रहा, लेकिन क्या किन्हीं लोगों की प्रशासन से भी मिलीभगत आप पाते हैं? नहीं, इसमें देखिए, प्रशासन की मिलीभगत नहीं है। प्रशासन को गुमराह किया गया है। प्रशासन को जो भी जो है वो आंकड़े दिए गए हैं, वो जो भी जो है वो रिकॉर्ड पेश किए गए हैं, वो सारे जो है वो उस तरीके से दिए गए कि हम 11 ही इसके अंदर में हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2008 के अंदर में एमएमआई के अंदर में पदाधिकारियों के चुनाव हुए थे। उसके अंदर में चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए, और चुनाव अधिकारी ने जो 70 डायरेक्टरों की लिस्ट जारी की थी, उसके अंदर में मैंने भी उपाध्यक्ष पद के लिए जो है नामांकन भरा था। और पदाधिकारियों के लिए श्री महेंद्र जी, श्री रेखचंद जी, श्री प्रदीप जी गुप्ता और कई लोगों ने भरा था, करीब 22-23 लोगों ने नामांकन भरा था। उसके बाद जो है वो फिर आम सभा के अंदर में जो है वो आम सहमति बन गई। तो हम बाकी लोग जो बचे थे, जो आम सभा में जो आम सहमति से चुने गए, बाकी लोगों ने एक पत्र लिख करके बाकायदा जो है वो उसमें अपने अपने नाम वापस लिए हैं। उसमें मैं भी वापस लिया हूँ, महेंद्र जी भी वापस लिए हैं, और कई लोग वापस लिए हैं। और जो आम सहमति से चुने गए थे, उन्हीं लोगों को जो है वो पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। प्रहर्ष जी भी हमारे साथ में। प्रहर्ष जी, ये जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों से घट रहा है, ऐसा अचानक से तो हुआ नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि पिछले कुछ समय से खिचड़ी पक रही हो, या पिछले कुछ समय से इसको लेकर हम षड्यंत्र कहें, साजिश कहें, जो नाम आप लोग देना चाहें, क्योंकि आप लोग जुड़े हुए हैं। कभी इस बात का कोई भी अंदेशा आपको हुआ है? पिछले कोई विवाद रहे हैं, पिछले किसी जनरल मीटिंग में इस तरह के कोई विवाद रहे हैं जो जिसकी पृष्ठभूमि बनती है और ये आज इस तरह हमारे सामने आई है?
देखिए, मैं पूरे ग्रुप में सबसे छोटा हूँ, तो ज़्यादा लीगल भी नहीं जानता हूँ और पहले की ज़्यादा बातें भी नहीं जानता हूँ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब मेरे फादर सेक्रेटरी थे तो बहुत अच्छा काम हुआ करता था और बहुत अच्छा किया था, और ये सब देख के मुझे बहुत दुख होता है और मुझे लगता है कि ये सबको डिस्करेज करेगा और ये हॉस्पिटल के ओवरऑल नाम के लिए भी आप आज की पीढ़ी से जुड़े हैं, तो इसी से जुड़ा एक सवाल पूछता हूँ। जब ये विवाद हम लोगों के सामने आया, जब आम लोगों के सामने आया, तो सबको बड़ा धक्का लगा, क्योंकि ये विश्वसनीय संस्था है और इस विश्वसनीय संस्था ने, हम कहें, दशकों से मेहनत की है, लगातार काम किया, तब जाकर ये मुकाम प्राप्त किया है। और अब कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा इसको खा रही, कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा, कुछ आवाज तो उठानी पड़ेगी। अब इन सब लोगों के बीच में अपनी बात रखने का एक मंच जरूर ये है, आप चाहें जो चाहें वो बात इस पर रख सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली जो भी गलत हुआ है वो मैटर लीगल वे से भी और अदर वे से भी उसको टैकल करना ज़रूरी है, ताकि हॉस्पिटल की जो गरिमा है और ट्रस्टी ग्रुप और गवर्निंग काउंसिल की जो गरिमा है वो मेंटेन रहे। चलिए, राम अवतार अग्रवाल साहब हमारे साथ में। राम अवतार जी, रवैया कैसा रहा? इसमें एक नाम महेंद्र धालीवाल जी का बार बार उभर कर सामने आता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने आप को ही सर्वे सर्वा या अपने आप को ही सारी चीजों के लिए अधिकृत मान लिया है। रवैया उनका डायरेक्टर्स को लेकर पहले कैसा रहा है? अचानक से तब्दीलियां आई हैं या शुरू से ये महत्वाकांक्षा रही, या आप लोगों ने ज्यादा विश्वास कर लिया? संस्था में मैं 1992 में जुड़ा था। मेरे पास माननीय सुरेश गोयल जी, महेंद्र धालीवाल, रेखचंद लूनिया, 6-7 लोग आए थे। पहले तो मेरा मन नहीं था बनने का, किंतु मेरे कजिन ब्रदर ओम प्रकाश अग्रवाल को लेके आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आपको बनना है। मैंने अपनी स्वीकृति दी। कुछ दिन बाद सारी फॉर्मेलिटी मुझसे पूरी कराई गई, तो मेरे को कहा कि आज से आप इस संस्था के डायरेक्टर हैं। मैं चूँकि कार्यकारिणी में नहीं था, इसलिए साल में 6 महीने में जब भी आम सभा होती थी मुझे बुलाया जाता था। जब भी मैं उपलब्ध रहता था मैं आम सभा में गया हूँ और मेरे दस्तखत हुए हैं। 2008 में मुझे चुनाव अधिकारी के रूप में चुनाव अधिकारी बनाया गया। चुनाव अधिकारी के दौरान मैंने संस्था से तमाम दस्तावेज मांगे, इसके कौन कौन सदस्य हैं। मैंने उस पूरी लिस्ट लेने के बाद एक वोटर लिस्ट जारी की, जिसमें मैंने आपत्ति बुलवाई कि किसी को, कोई भी सदस्य को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। कोई आपत्ति नहीं आई। अंतिम मैंने वोटर लिस्ट 70 लोगों की वोटर लिस्ट जारी की, जिसके ऊपर से चुनाव हुआ। चुनाव में जितने फाउंडर मेंबर हैं, इनके अलावा अन्य जितने सदस्य थे, सबने आइदर चुनाव में प्रत्याशी के रूप में भाग लिया या उन्होंने नामांकन में अपने दस्तखत किए एज ए गवाह के रूप में या प्रस्तावक के रूप में उन्होंने दस्तखत किए। लगभग 40-50 लोगों ने इस चुनाव में भाग लिया। भाग लेने के बाद फिर आपसी मीटिंग होने लग गई और ये हुआ कि नहीं, इसको भाईचारे से इस चुनाव को संपन्न कराया जाए। और मेरे को संस्था ने लिख के दिया कि इस चुनाव को एक बार सर्वसम्मति की ओर ले जाया जाए। मैंने इसके लिए उनका प्रस्ताव स्वीकार करते हुए सर्वसम्मति का आदेश दिया कि मैं वहां पर चुनाव अधिकारी के रूप में उपस्थित रहूंगा और यदि ये चुनाव सर्वसम्मति के रूप में होता है तो इसकी चुनाव को पूर्ण कराया जाएगा। मीटिंग हुई जिसमें ये सारे फाउंडर मेंबर थे, करीब 30-40 लोग उपस्थित थे, जिसमें से कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो सर्वसम्मति उस समय नहीं बनी। उसके बाद फिर तमाम लोगों से नामांकन भरवाए गए, वोट फाइनल प्रत्याशी की लिस्ट जारी की गई और उसमें निश्चित एक डेट तय की गई। उसके बाद फिर कोशिश की गई कि सर्वसम्मति से इसको चुनाव कराया जाए और सब ने अपने अपने नामांकन विड्रॉ किए और सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न कराया गया। अब प्रश्न उठता है कि जब ये सारे लोग तमाम मीटिंगों में इनको बुलाया जाता था, कार्यकारिणी में ये सदस्य रहे, पदाधिकारी के रूप में पदस्थ रहे,
मैं आज सचिव के रूप में पदस्थ हूँ, तो ये सारे क्या हवा में पदस्थ रहे, बिना किसी कारण से पदस्थ रहे? यदि मेंबर नहीं थे तो पदस्थ रह कैसे सकते हैं? किसने बनाया? महेंद्र धारीवाल, सुरेश गोयल जी, इन सब लोगों ने मेंबर बनाया। और यदि वो कोई सदस्य नहीं थे तो ये आज ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा है? जो 30 साल सदस्य रहने के बाद आज उनको आप बोलते कि आप सदस्य नहीं, इतने दिन से सो रहे थे आप। ये एक, चूंकि ये संस्था डूब चुकी थी, ये अभी पिछले कुछ 7-8 साल में ये संस्था पुनः एक स्ट्रांग संस्था के रूप में उभरी है। छत्तीसगढ़ में इस संस्था का पुनः नाम हुआ है और आज ये छत्तीसगढ़ में मेडिकल की एक हस्ती के रूप में संस्था काम कर रही है। लोगों में एक विश्वास हो गया है कि इस संस्था में हम जाएंगे, अच्छा से अच्छा हमको इलाज मिलेगा। संस्था की आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई है। जो ये अभी इस समय महेंद्र धारीवाल, लूनिया, आपके प्रदीप गुप्ता, लूनकरण श्रीमान और अब इनके ये जो है तमाम जो गुंडागर्दी करके और ये जो संस्था पे कब्जा करना चाहते हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। बट हम जब तक अपना प्रयासरत रहेंगे कि इस टाइप के लोगों को कभी भी इनकी योजना को सफल नहीं होने देंगे। इनसे बातचीत करने का प्रयास भी किया गया होगा। जैसे आपने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया में कई दफा जो भी प्रस्ताव थे, आपने प्रस्ताव को प्रक्रिया में लाने का पूरा प्रयास किया। आपका पूरा प्रयास था कि एक सहमति बने, आम सहमति बने, अगर कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक हो तो उसका फेयर इलेक्शन हो सके। लेकिन कुछ लोग शुरुआत से ये कोशिश कर रहे थे, बाकी सदस्यों को भी नजर आया होगा, सबका सेवा भाव करने का एक इरादा था। और जैसा आपने स्वीकार किया कि कुछ वर्षों से संस्था ने बहुत नाम कमाया, तो क्या ये धीरे धीरे करके साजिश चल रही थी? क्योंकि अचानक से कुछ लोग एक्टिव हो गए, अचानक से कुछ लोगों ने बाकी लोगों को खारिज करना शुरू कर दिया, जो हो नहीं सकता, नियम के मुताबिक भी नहीं हो सकता। मैंने जो समझ में आ रहा है वो तो स्पष्ट लग रहा है कि ये जितना भी कर्म हो रहा है अभी, ये एक स्वार्थ के रूप में हो रहा है, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हो रहा है। उनकी आत्मा तो उनको धिक्कार रही होगी कि जो तुम बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो। लेकिन जो मुखौटा सामने आ रहा है, अपने आप को एक समाज सेवक के रूप में जो पेश कर रहे हैं, अंदर से ये समाज सेवक के रूप में नहीं है। चलिए, सबका एक सवाल जो संस्था के प्रमुख से और फाउंडर मेंबर से, जिनको देखकर सब लोग जुड़े आए, विश्वास व्यक्त किया, अब मैं उनका रुख करता हूं, क्योंकि हमारे साथ में आज आदरणीय सुरेश गोयल जी अध्यक्ष हैं, फाउंडर मेंबर हैं एमएमआई अस्पताल के। सुरेश सर, जिस तरीके से सब लोगों ने यहां भी इस मंच पर कहा कि हमने आपको देखा, आपके प्रति विश्वास व्यक्त किया और एक तरह से एक निर्देश या जो आपका निवेदन था उसे स्वीकार किया, और तब हमारे पास में ऐसी कोई बात नहीं थी, फिर कंफ्यूजन शुरू कहां से हुआ? सबने एक सवाल आपसे पूछा था, उसका जवाब आप दें। हमने जो है ना उस समय जो है वो श्री सुरेश गोयल जी और महेंद्र धारीवाल जी और रेखचंद जी लूनिया को देख करके पैसे दिए थे। सुरेश गोयल जी आज हमारे साथ बैठे हैं, वो दोनों हमारे साथ नहीं है, वो दोनों हमको बोलते हैं नहीं है, यही फर्क है बस जी। सब लोगों ने ये पूछा है कि हमने आपको देखा, आपको देखने के बाद हम संस्था से जुड़े, अपना योगदान दिया और हमसे एक वायदा किया गया, आज अचानक से हमको खारिज किया जा रहा है, क्यों? सबसे पहले तो मैं जिन लोगों से घर जाके सहयोग लेके आया और आज उनके सामने मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूं, क्योंकि मेरे कुछ साथी लोगों ने एक बहुत गलत कार्य किया कि शासन को गलत जानकारी दे के सदस्यता समाप्त कराने की कोशिश की, जो कि पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि हमें अपने शासन पर विश्वास है, शासन के मुखिया पर विश्वास है, न्याय मिलेगा। सबसे पहले मैं अपने जितने भी 61 जिनकी सदस्यता समाप्त करने का आदेश दिया है, उन भाई लोगों से माफ़ी मांगता हूं, इसलिए कि आगे इस प्रकार की संस्थाएं फिर डेवलप नहीं होंगी। उदाहरण के रूप में मैं देखता हूं, अभी जैन समाज ने एक संस्था खड़ी की है जैनम, और उसके अंदर भी सब विश्वास से ही किसी ने 20 लाख, किसी ने 25 लाख, किसी ने 50 लाख दिया है, लेकिन वही धोखाधड़ी का फिर इरादा है। उनके भी फार्म नहीं भरे गए, उनको भी पैसे नहीं, वो सदस्यता नहीं मिली है। मेरे ख्याल उनमें से 2 मेंबर यहाँ पे हैं, मुथा जी हैं जिन्होंने एक अच्छी खासी रकम दी है, वो 3 साल से सदस्यता का वो मांग रहे हैं, नहीं मिल रहा है। और वहाँ भी आदरणीय महेंद्र धारीवाल जी है। तो मुझे लगता है इस आदमी की प्रैक्टिस ही ऐसी हो गई है कि संस्थाओं में पैसा इकट्ठा करो और बाकी के लोगों को फिर बाहर निकाल दो और अपना, जबकि मैं समझता हूँ
आज तक जितनी संस्थाएं हिंदुस्तान में बनी हैं उसकी नींव सिर्फ विश्वास होता है। हमको पैसा मिला, कोई हम बहुत बड़े आदमी इसलिए नहीं मिला, हमको पैसा मिला कि ये आदमी पैसा लेंगे तो जिस कार्य के लिए लेंगे उस कार्य में लगाएंगे। उस विश्वास को हमने परिणित किया। एक आपके सामने है MMI, और 11 वर्ष तक महेंद्र धाड़ीवाल, लूणकरण, श्रीमान लूणकरण जी प्रेसिडेंट रहे, धाड़ीवाल जी सचिव रहे, मैं उस समय वाइस प्रेसिडेंट था। 11 वर्ष की लंबी अवधि इन लोगों के कार्यकाल में सभी के साथ में रही, और सबकी लिस्ट भी इन्होंने सचिव होने के नाते बार बारी रजिस्ट्रार को भेजी। एक समय ऐसा आया, चूँकि मेरा उसमें रोल बहुत नहीं था तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 6 करोड़ रुपए का एक लोन खड़ा करके इस संस्था को, एक चूँकि उसमें हमारी पर्सनल गारंटी थी 2-3 लोगों की, तो ये लोग मेरे पास में आए। 6 करोड़ रुपया अगर नहीं हम पेमेंट करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी। हमने उस वक़्त भी हिम्मत नहीं हारी। यही धाड़ीवाल जी मेरे घर पे अगर ना उस वक़्त संभाला होता तो इनका हार्ट अटैक हो गया होता। इस अवस्था में आए थे कि क्या करें। हमने कहा नहीं, फिर खड़ा करेंगे। तो बोले ठीक है, फिर आप जब नुकसान का काम है तो आप ही संभालो। मुझे अध्यक्ष का पद दिया गया। मैं आज मेरे सामने नहीं है तलवार साहब, उस वक़्त चेयरमैन हुआ करते थे बैंक ऑफ बड़ौदा के। मैं वहाँ गया और हमने अपनी समस्या रखी। 6 करोड़ का लोन बैंक ऑफ बड़ौदा का था, जो हमने 50% में वन टाइम सेटलमेंट में किया, लेकिन वन टाइम सेटलमेंट के लिए भी पैसा नहीं था। तो 3 करोड़ रुपए की राशि मैंने अपने अकाउंट की, गोयल ग्रुप के अकाउंट की, वहाँ ईयर मार्क करके संस्था को कर्ज मुक्त किया, और धीरे धीरे हमने वो पैसा जो मैंने अपने पास से दिया था उसको वापस किया। जैसे जैसे संस्था ऊपर आने लगी फिर वही विवाद का विषय चालू हो गया, हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे। कुल मिला के कभी धाड़ीवाल जी का ध्येय बड़ा क्लियर नहीं रहा। मेरी अब बहुत ज़्यादा चिंता अस्पताल के साथ ये है कि अब धीरे धीरे जो ये काम हो रहे हैं कि ताला तोड़ना, मेंबरशिप कैंसिल कराना, मैं तो खाली चिंतित दूसरी चीज़ से हूँ। जिस जगह का ताला तोड़ा गया है वो नर्सिंग हॉस्टल है, जहाँ पे छात्राएं पढ़ती हैं, जहाँ पे लेडी स्टाफ रहता है। डायरेक्टर कमरा तो उसके बीच में एक है। उन बालिकाओं पर, उन शिक्षिकाओं पर क्या असर पड़ेगा? क्या हमारे चरित्र का निर्माण होगा डायरेक्टरों का वहाँ? क्या कोई नर्सिंग कॉलेज की छात्रा पढ़ने आएगी, या ये किसी इरादे से वहाँ घुसे थे? ये अपने आप में प्रश्न है। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, मुझे कभी पद की न इच्छा थी न आज है। 70 लोग मिलके, मैं तो पुनः संदेश देता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि अगर इनको पद चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन इन 70 लोगों के साथ में बैठे। मुझे 3 से 4 बार गया कि आप हमारे साथ में आ जाओ। हम 8 लोग मिलके, मैंने एक ही कहा, मैं तो 11 और 8 में नहीं हूँ, मैं 70 में हूँ। अगर आप 70 भाइयों के साथ बैठ जाओ, आपको अध्यक्ष बनाते हैं तो बनो, पर आपको बैठना पड़ेगा सबके साथ ही। धोखे का काम ना हमने कभी किया, ना हम कभी करेंगे। और अभी जो घटना हुई है उसकी जानकारी शासन को मिली भी होगी, नहीं मिली होगी तो हम अवगत भी कराएंगे और उनसे मदद भी मांगेंगे कि कम से कम इस प्रकार की गुंडागर्दी ना हो। और मैं पुनः सभी सदस्यों से एक ही बात कहता हूँ, जो आज तक न्याय मिला है वो न्याय मिलेगा, ईश्वर से भी मिलेगा और शासन से भी मिलेगा। मैं पुनः आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी डायरेक्टरों का जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके और आज भी मेरे साथ खड़े हैं। हम सब मिलकर लड़ेंगे और अपने हक की लड़ाई में हमारी विजय होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो साहब, ये विश्वास से खड़ी एक संस्था है जिसकी नींव में विश्वास, जिसकी नींव में भरोसा था, जिसकी नींव में सेवा का एक भाव था। लेकिन इस सेवा भाव का कतिपय लोगों ने हाईजैक करके
अधिकारों के तौर पर अतिक्रमण करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक नामचीन अस्पताल, उससे जुड़ा हुआ एक विवाद जो सार्वजनिक हो गया, उस पर कब्जा करने का तरीका जो सबको हैरान कर गया, इस पर हम बातचीत करें। हमारे साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ सदस्य मौजूद हैं जिनको खारिज करने की कोशिश कुछ लोगों ने अपने कतिपय स्वार्थ की वजह से की है, लेकिन ऐसा करने में वो कामयाब नहीं होंगे। सबसे बड़ी चिंता जो इस विषय में उठती उभरती है कि दरअसल अस्पताल का ये माहौल अस्पताल के भीतर के इलाज को, काम करने वाले लोगों को, खास तौर से जो नर्सिंग स्टाफ के लोग हैं उनको प्रभावित कर सकता है। हमारे साथ में सर मौजूद हैं, सुरेश सर मौजूद हैं। सर, नारायणा हेल्थ के जो फाउंडर और चेयरपर्सन हैं डॉक्टर देवी शेट्टी साहब, उनको भी आपने जानकारी दी। उन्होंने एक तरह की चिंता और चेतावनी दोनों इस पर प्रकट की। जैसे मुझे ये ताला तोड़ने की और इस प्रकार की घटना की जानकारी लगी और उसी वक्त मैंने सुबह सुबह डॉक्टर देवी शेट्टी से, चूँकि मैं हमेशा बात करते रहता हूँ, मैंने उनको सारा घटनाक्रम बताया, वीडियो भेजा। तो वापिस वीडियो देखने के बाद उनका जवाब आया कि दिस इज़ वेरी सैड एंड बैड बट लेट्स ट्राई टू बी कूल एंड अगर नहीं है ये मामला आप लोगों का इसी तरीके से चलेगा देन वी विल थिंक अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ द हॉस्पिटल फ्रॉम हियर। लेकिन उनकी एडवाइस एक अच्छे नागरिक होने के नाते यही थी। फिर मैंने आज और एक प्रस्ताव रखा। हमने कहा डॉक्टर साहब ये अस्पताल भी चलाएं और एक और भी बनाएंगे। ऐसी हमारी इच्छा है कि हम और भी बनाएंगे, बनेगा नहीं बनेगा लेकिन इच्छा है। तो उनका सवाल बहुत अच्छा था कि अभी हम लोग इसका अनाउंसमेंट नहीं करते, आपके साथ बैठेंगे, प्रॉपर इसकी व्यवस्था करेंगे, इस अस्पताल को किसी और कैटेगरी के लिए बना देंगे और आप जो लोग बनाना चाह रहे हो उसको हम किसी और कैटेगरी के लिए बना देंगे और एक कूल थॉट के साथ में चलेंगे। नहीं तो ये डॉक्टर सब जितने हैं इतने से इसको देख के ये यहाँ से चले जाएंगे और डॉक्टर चले गए तो लोगों की सेवा कार्य बिल्डिंग से नहीं होगा, धाड़ीवाल जी से नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। तो हम चाहते हैं डॉक्टर जो आज रात दिन मेहनत करके संस्था को ऊपर उठा रहे हैं, उनकी हर बात में मुझे इतना अच्छा लगा। देवी शेट्टी जी बहुत सुलझे इंसान है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी भी मेडिकल में उनकी सलाह लेते हैं, तो उनकी सलाह पे मैंने बहुत ठंडे दिमाग से सोचा और मैं आज ये आपके माध्यम से यहाँ पे यही रख रहा हूँ कि जो ग्रुप किसी कारण से भी नाराज़ है या जिस कारण से भी उनकी ये व्यवस्था उन्होंने बनाई है, शासन को गुमराह करके गतिविधि की है, मैं उनसे पुनः निवेदन करता हूँ अपने जो उनकी भावना है वो 70 लोगों के बीच में रखें। अकेले में हम 11 ही हैं, हम बेहतर नहीं है, इस प्रकार का ये जो अपमानजनक कार्य है ये ना करें। अगर वो आज भी इस संस्था का भला चाहते हैं तो मैं अपनी तरफ से एक ऑफ़र दे सकता हूँ, 70 लोगों के साथ बैठ जाए, 70 लोग उनको अध्यक्ष बनाएं और कोई जिम्मेदारी दें। मेरा कोई इसमें निजी स्वार्थ नहीं है, अगर मेरे इस्तीफे से काम चलता होगा तो मैं वो भी दूंगा, लेकिन 70 लोगों के बीच में, 11 के बीच में नहीं। तो मैं उनसे फिर ये कहता हूँ, जब डॉक्टर देवी शेट्टी जैसे लोग अपने को मिले हुए हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को क्यों खोना चाहते हैं वो, इसके पीछे क्या है। मैं तो पुनः अपील कर सकता हूँ, आओ बैठो और मिल करके ऐसा माहौल बनाओ जिससे कि अस्पताल की तरक्की हो और दूसरा अस्पताल भी बनेगा। ये मैं आज आपको वायदा करता हूँ। कब बनेगा, कैसे बनेगा, समय बताएगा, लेकिन मैं देवी शेट्टी की भावना को समझते हुए अभी उसका अनाउंसमेंट नहीं करना चाह रहा। तो बस मेरा तो सभी से निवेदन है जी कि एक बारी फिर ठंडे दिमाग से सोचें। समाधान तभी निकल सकता है जब समाधान तब निकलेगा। और लड़ाई करके अगर इसको ख़त्म करना है तो बहुत आसान काम है, 10 लोग हम भी जाके बैठ जाएंगे, तो वो कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम इन 9 लोगों को जो किसी कारण से भ्रमित हैं, इनको मैं फिर अपील करता हूँ, बैठो, मिल कर के ही हमेशा समस्या का समाधान हुआ है। और अगर लड़ना ही चाहते हो फिर ईश्वर की इच्छा है, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मैं कोशिश करूँगा, छत्तीसगढ़ के मुखिया के पास मुझे जाने का अवसर मिलेगा, मैं सारी बातें उनके सामने भी रखूँगा और मुझे उम्मीद है हमारा मुखिया इस मामले में बहुत समझदार है और हमें इसमें उनकी मार्गदर्शन और उनसे सहायता मिलेगी जिससे कि हम इस अस्पताल को और आगे ले जाएं। मेरी तरफ से पुनः सबको एक ही अपील है कि अभी शांति बनाए रखें।
न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, लड़ने के दरवाजे खुले हैं, ये आखिरी विकल्प होता है। लेकिन एक बारी शांति का फिर प्रयास करें, ये मेरा निवेदन। जी, मैं बस एक छोटा सा निवेदन वीरेंद्र गोयल सर से भी करना चाहूँगा। सर, आप अगर कुछ, क्योंकि लोगों के बीच में एक बड़ा धक्का, एक झटके के तौर पर आए पूरा जो घटनाक्रम है पिछले 3-4 दिनों से, मीडिया के एक अंग के नाते हम लोग भी बड़ा हतप्रभ हैं कि ऐसा हो रहा है, लोग भी होंगे आई एम श्योर। उनको मैसेज क्या है आपका? पुनीत जी, मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि टोटल मेंबर 72 हैं और फाउंडर मेंबर बोला जा रहा है कि 11 हैं, 11 हैं, तो 61 वर्सेस 11 हो रखा है। ये कौन सी व्यवस्था है कि 11 मेंबर के ऊपर में शासन भी भरोसा करे, समाज भी भरोसा करे और 61 को इग्नोर करे? इस मामले में मैं जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं वो बहुत सशक्त भी हैं एंड अभी जिस हिसाब से वो छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना चाहते हैं, मेरे को उनसे पूरी उम्मीद रहेगी। उनसे हम लोग निवेदन भी करेंगे कि इस मामले में वो हस्तक्षेप करें, हस्तक्षेप करके ये प्रॉपर हाथों में इस हॉस्पिटल को रखा जाए, जिससे कि इसमें कंटिन्यूअस इसका ग्रोथ होते रहे, डेवलपमेंट होते रहे। हमको बीमारियों के लिए हमारे जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं इनको बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े, उन सबको यहीं इलाज की सुविधा मिले। तो मैं तो प्रशासन से ही उम्मीद करूंगा कि प्रशासन इसमें सोमेटो इसमें एक्शन ले और इसके पक्ष में, और जो न्याय के पक्ष में है उसके तहत में हम लोगों को मदद मिले। जी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप भी कोई इस मंच से मैसेज देना चाहें तो दे सकते हैं, चाहे लोगों को, चाहे बाकी सदस्यों को, चाहे अस्पताल को। पुनीत जी, मैं आपके माध्यम से एमएमआई के स्टाफ को, डॉक्टर्स को, वहाँ के मरीजों को ये सांत्वना देना चाहता हूँ कि ये अस्थायी विवाद है, इसका हल जरूर निकलेगा। वे भय के वातावरण से बाहर निकल करके समाज के गरीब तबके का, सामाजिक लोगों का चिकित्सा करने में कहीं संकोच ना करें, कहीं कमी ना करें। ये अस्थायी विवाद है जो कुछ समय का है और इससे भयभीत होने की अस्पताल प्रबंधन को आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से हमारे आदरणीय श्री सुरेश गोयल जी और दूसरे जो गणमान्य सदस्य हैं वे इस समस्या का हल निकालेंगे। मेरी अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी है कि जिस प्रकार से इन्होंने शासन को, प्रशासन को भ्रामक जानकारियां उपलब्ध कराई हैं, जिस प्रकार की लिस्ट इन्होंने नहीं दी है, केवल 11 सदस्यों की लिस्ट दी है जिनके आधार पर इन्होंने एक निर्णय कराया है। प्रशासन बाकी दस्तावेज को भी बुलाकर देखेगा और उनकी सत्यता को परख करके पुनः संशोधित निर्णय इस पर जारी करेगा ताकि प्रदेश की जनता को अच्छी चिकित्सा मिल सके। यहाँ रायपुर में जिस समय पे एमएमआई का निर्माण हुआ था उस समय पर चिकित्सा सुविधा नगण्य के बराबर थी। एक समाज के तबके ने एक अच्छी शुरुआत करके छत्तीसगढ़ में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई है। ये निरंतर विकसित हो, विकास की ओर चले, हमारे राज्य के नागरिकों को सुविधा मिले, यही हमारा उद्देश्य रहना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से एमएमआई के स्टाफ को, डॉक्टर्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वे भय में ना आए और चिकित्सा में कोई कमी ना करें। धन्यवाद। अभी वर्तमान के अंदर में गोयल जी के नेतृत्व के अंदर में हॉस्पिटल में कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। थोड़ा सा पास कर लें सर। नर्सिंग कॉलेज का निर्माण हुआ है, कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है और आगे भविष्य में एक्सपेंशन के लिए जमीन खरीदी गई है। और हॉस्पिटल नारायणा हॉस्पिटल का, नारायणा हृदयालय की अभी ये डिमांड है कि हमको 200 बेड का और हॉस्पिटल बना करके दो। उस बारे में भी उनसे जो है वो एग्रीमेंट हुए हैं। ये सारे काम होने थे। अब ये काम आगे कैसे होंगे, क्या होंगे, रुकेंगे या आगे बढ़ेंगे, पता नहीं।
तो एक बड़ा मैसेज इस मंच से उभरता है, निकलता है कि विवाद का समाधान तभी हो सकता है जब सबको साथ लेकर चलने की मंशा हो, सबको सुनने की सहन शक्ति हो और सहमति के साथ में आप आगे बढ़ें। सेवा से जुड़ी संस्था है, चिकित्सा से जुड़ी नामचीन संस्था है, इसका नाम बना रहे, इसका सेवा भाव बना रहे, ये आम लोगों के हित में होगा, ये संस्था के हित में होगा, इसमें काम करने वाले लोगों के हित में होगा। देखना होगा कि जिनसे उम्मीद ये की जा रही है क्या वे भी अपनी सहभागिता इसमें निभाते हैं, चाहे वो अस्पताल के भीतर हो, अस्पताल के बाहर हो। सबकी कामना है विवाद जल्दी सुलझे ताकि लोगों को बेहतर इलाज का संकल्प सालों साल आगे भी पूरा होता रहे। आप सबको धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।